ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेसेस। तो इससे पहले हमने क्या किया था, देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मेन टॉपिक क्या है। पहला तो है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस एंड कर्व्ड सरफेसेस, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली दो तरह से होता है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस और तीसरा आ जाएगा रिफ्रैक्शन एट द कर्व्ड सरफेसेस। तो ये हमारे पास काइंड ऑफ एक अलग पार्ट आता है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन सर्फेसेस एक अलग पार्ट की तरह किया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज फॉर टुडे इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी बात की हुई है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। चलो अब उसको तुम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। Refractive index, as the definition goes, is refractive index of a medium for a particular wavelength या for a monochromatic ray is defined as the ratio of velocity of light in space to the velocity of light in मीडियम। पहली बात तो यहां पर नोट करने वाली ये है कि भाई वेलोसिटी में चेंजेस होंगी तो वहां से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करेंगे। मोरओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड ओनली एंड ओनली फॉर मोनोक्रोमैटिक रेज, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात होगी। ऐसा नहीं है कि भाई मीडियम का इतना है। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो लोग बोलेंगे 1.33, दैट इज 4/3। तो अगर 1.33 अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये किसके लिए है? रेड के लिए अलग होगा और ग्रीन के लिए अलग होगा, ब्लू के लिए अलग होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन कपल ऑफ थिंग्स, ठीक है, जिसमें से एक आता है द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो जिसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, सभी के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन refractive index can be defined as c divided by v, where c is the speed of light and v is the speed of light in medium, ठीक है। और यहां पर अगर मैं इसको वेवलेंथ की टर्म में लिखने की कोशिश करूं तो यहां पर लिखूंगा कि वी नो दैट c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो लैम्डा नॉट कर दिया मैंने, ठीक है। और लैम्डा नॉट कर दिया मतलब अगर किसी मीडियम के अंदर वो एंटर करेगा, ठीक है, तो उसके वेवलेंथ में चेंजेस आएंगी। तो मैंने वेवलेंथ लिख दिया लैम्डा नॉट, एंड जो वेलोसिटी बन जाएगी v विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज इनटू लैम्डा। तो यहां पर हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि लेट अस से देयर इज अ चेंज इन मीडियम एंड लेट अस से द लाइट हैज एंटर्ड इट। तो लाइट जब एंटर करेगी, मान लो यहां से लाइट एंटर की, तो लाइट की स्पीड कितनी होगी c, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी f, और वेवलेंथ कितनी होगी लैम्डा नॉट। जब वो इसमें एंटर करेगा तो इट विल बेंड, बट व्हाई इट विल बेंड ये हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। बट इट विल बेंड towards the normal when it is moving from rarer to the denser medium, but why does it bend we will later on see। अब इसमें जब बेंडिंग हो गई तो क्या क्या चीजें हो गई, c की जगह पर आ गया v, velocity change, frequency does not change, it will remain same, and wavelength will change। तो frequency does not change, इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है ना। frequency does not change, frequency does not change while the light
ट्रेवल्स इन मीडियम। तो अगर वो किसी मीडियम के अंदर एंटर होता है तो उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इस पॉइंट को हमें नोट करना है, हमेशा रखना है याद, ठीक है ना। तो ये चीज है। सुनो, अब मैं इस इन वैल्यूज को अगर मैं यहां पर अगेन सब्स्टिट्यूट कर दूं तो व्हाट आई विल फाइंड, सो म्यू विल बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी, so this is equal to lambda naught by lambda. So we can define it that refractive index is the ratio of the wavelength of the light in space to the wavelength of the light in the medium. मैं अब ये सारी की सारी टर्म यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, but you can write it like this also. So mu is equal to c by v is equal to lambda naught by lambda. ठीक है, अब हम करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात। Properties of refractive index। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, नाउ इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये नया एक फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन किया, तो इसके लिए यूनिट्स एंड डायमेंशन में जाना पड़ेगा। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। ऑब्वियसली सेम चीजें हैं, v बाय v, ठीक है। तो वेलोसिटी के इसके यूनिट कट गए, लैम्डा बाय लैम्डा, मीटर बाय मीटर आ गया तो यूनिट कट गए, तो इनका कोई यूनिट नहीं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। नाउ नंबर टू इज कि मैक्सवेल ने हमें अब एक रिलेशन हमें बताया था। अब क्योंकि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर पहले कर चुके हैं हम, तो हमें यह बात पता है कि मैक्सवेल ने कहा था कि सी द स्पीड ऑफ लाइट विल बी गिवन बाय 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट। तो ये बेसिकली क्या है, इट इज द फॉर्मूला टू फाइंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन मीडियम फाइंड करने की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि सो v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू एंड एप्सिलॉन। मीडियम का है तो मैंने म्यू लिख लिया और एप्सिलॉन लिख दिया, ठीक है ना। मैं एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख रहा हूँ, पीछे जीरो नहीं लगाई मैंने, क्यों, क्योंकि वो एक स्पेस के लिए नहीं है, मीडियम के लिए है। तो अब मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ, तो म्यू की वैल्यू है मेरे पास c बाय वी, तो c बाय वी अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा म्यू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर रूट। and by definition we can say that this is relative permittivity and relative permeability। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास एक नया फार्मूला बन गया, ठीक है। सो म्यू इज इक्वल टू म्यू आर, ठीक है, डॉट एप्सिलॉन नॉट आर। यहां पर अब आप लोगों ने याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं करना बेटा, कि ये जो म्यू है ना, मैं यहाँ पर इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने म्यू लिखा हुआ है, लेकिन जो ये परमिएबिलिटी वाला मैग्नेटिक फील्ड वाला वो भी म्यू है, ये दोनों म्यू अलग है। तो मैं यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग इसको एन लिख रहा हूँ, एन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने एन लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज ये है म्यू ही, ठीक है ना। is written as n इंस्टेड ऑफ म्यू हियर, और वो सिर्फ यहीं के लिए है, इसके बाद मैं एन दोबारा नहीं लिखूंगा, सिर्फ ये फॉर्मूले में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको एन लिखा है। चलो जी, तो अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पे। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज refractive index depends on what? Number one, the medium. Number two, the wavelength of light. Number three, the temperature of medium.
तो उससे क्या है, मीडियम की डेंसिटी और ये सब हमारे पास कम होता है, इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, तो तब उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है. एंड देयर इज वन मोर थिंग, मीडियम वेवलेंथ टेम्परेचर. मीडियम, तो ये तो मीडियम के नेचर पे आ गया वेवलेंथ. चलो, देयर इज वन मोर थिंग, आई विल सी इट देन आई विल टेल यू. कोई बात नहीं, एक चीज रहेगी. तो ये आपके पास बन जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के किन किन चीजों पे डिपेंड करता है. ठीक है. तो अब मैं बात करने वाला हूं एक पर्टिकुलर इसकी पर्टिकुलर मटेरियल की, कि मेरे पास पर्टिकुलर वेवलेंथ की. ठीक है ना. फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, यहां हम पहले दूसरी बात करते हैं, काउचीज रिलेशन करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट. अब मैं इस पे बात करूंगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स does not only depend upon nature of medium. It does not only depend on nature of medium, but it does depend on but it does depends upon, किस पे डिपेंड करता है, wavelength of the light also. इसका मतलब ये हो गया that refractive index for red, ठीक है ना, या फिर आप इसको ऐसे लिख लेते हैं, refractive index of water will be different for red color and violet color. तो इन दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका अलग होगा, लेकिन इसकी क्या वेरिएशन होगी ये हमें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है. बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें बेटा, ध्यान रखना. ठीक है. अब कहना हम ये चाहते हैं कि जब हमारे पास कोई एक मीडियम है, इस मीडियम में अगर कोई भी लाइट एंटर करती है, लेट से कोई लाइट यहां से इस तरह से एंटर की, तो ये लाइट यहाँ पे बेंड हो जाएगी. सबसे पहले ये वाला बेंडिंग मैंने किया, तो बेंडिंग आप देख सकते हो बहुत थोड़ा सा बेंडिंग है, और जो वॉयलेट कलर की बेंडिंग है वो सबसे ज्यादा बेंडिंग देता है. तो वॉयलेट कलर को हमने सबसे ज्यादा बेंडिंग किया है, और बाकी के कलर सारे के सारे इसके बीच में आएंगे, जैसे कि ऑरेंज, तो ऑरेंज रेड के पास में चला जाएगा लाइक दिस. ठीक है. विद योर वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू, ठीक है ना, फिर ग्रीन, फिर येलो, लाइक दिस. तो ये इस तरह का आपके पास एक पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम बन रहा है. तो ये स्पेक्ट्रम आपका बनेगा. इसमें मैं दिखाना क्या चाहता हूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना म्यू, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी लाइट दे रहे हो. जो लाइट आपने दी, आपने यहाँ पर जो भी लाइट आपने दी, उस लाइट के अकॉर्डिंग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. नाउ विच इज द रिलेशन दैट डिफाइंस दिस? बाय काउचीज रिलेशन, mu comes out to be equal to, इसको आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू लिख लो यहाँ पे, इक्वल टू 1 बाय लैम्डा. सो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा. ये काउचीज रिलेशन होता है, समवट लाइक कुछ इस तरह का होता है, a बाय b इंटू 1 प्लस 1 बाय लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, समवट लाइक दिस. इस तरह की कोई वेरिएशन होती है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि म्यू इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. ठीक है. ये रिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है और बुक्स में भी नहीं लिखा होता, तो इसको देखना पड़ेगा मुझे, एक बार कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगा. बट हमें यहाँ से ये बात तो क्लियर है दैट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. डोंट गेट इनटू दिस डिबेट कि काउचीज रिलेशन क्या होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस बात है. ठीक है. तो अब ये आ गया मेरे पास, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. इट मींस अब वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? सो
रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, अगर मैं लाइट की बात करूं, एंड हेंस it is offered the minimum refractive index by, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम इसका मिलेगा क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा है। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लैम्डा आर इज मोर देन लैम्डा वॉयलेट। तो इसका मतलब ये है कि म्यू जो होगा आर के लिए दैट विल बी लेस देन द म्यू दैट विल बी ऑफर टू वॉयलेट। तो वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके लिए सबसे ज्यादा होगा, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका सबसे ज्यादा होगा। ऑब्वियसली जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी में सबसे कम उसकी वेलोसिटी सबसे कम हो जाएगी। अगर उसकी वेलोसिटी सबसे कम हो जाएगी तो उसकी बेंडिंग भी सबसे ज्यादा होगी। जिसके लिए म्यू ज्यादा है उसके लिए उसका इफेक्ट ज्यादा है, बेंडिंग भी ज्यादा, वेलोसिटी में रिडक्शन ज्यादा, सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास मूव करेंगी। ठीक है बच्चा, ये चीज बात क्लियर हो गई। ये है हमारे पास काउचीज रिलेशन, यहां से निकलता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करता हूं, मतलब वेवलेंथ अब मेरे पास फिक्स है। नाउ व्हाट, नाउ इफ फिर फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट का क्या मतलब हो गया, जिसकी वेवलेंथ एक ही है भाई, उसमें ये वाली मिक्सिंग नहीं आ रही। हमने एक चूज कर लिया, चाहे ब्लू चूज कर लो, येलो चूज कर लो, कोई भी, हम ज्यादातर येलो के अकॉर्डिंग चलते हैं बिकॉज येलो मिड पॉइंट सा आता है इनका, इसलिए। तो फॉर ए मोनोक्रोमेटिक लाइट, अब म्यू सबका हो जाएगा कि ग्लास का म्यू अलग है, उसका म्यू अलग है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सबका म्यू आ गया। ठीक है, मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, lesser will be the velocity of light. So mu, keeping wavelength constant, जो म्यू है ग्लास का दैट विल बी डेफिनेटली मोर देन म्यू ऑफ वाटर। ग्लास में डेंसिटी ज्यादा हो गया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कम हो जाएगा। तो इसका क्लियर कट हमारे पास मतलब ये आ जाता है कि वेलोसिटी इन ग्लास विल बी लेसर देन द वेलोसिटी इन वाटर। तो पानी में लाइट की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, उसमें हमारे पास ग्लास में और भी ज्यादा कम हो जाएगी। नो प्रॉब्लम, चलते हैं आगे। नेक्स्ट द पॉइंट नंबर 6। वेट अ मिनट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। काउचीज रिलेशन आपको पता चल गया कि वेवलेंथ से हमारे पास ये चीजें होती हैं, और उसके ऊपर हमें पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा किसका कम। ओके, तो यहाँ पर एक चीज हमें और नोट करने वाली है कि ये बेंडिंग क्यों होती है। ठीक है, तो मोर इज दी refractive index, more is the bending। तो अब ऐसा क्यों होता है, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, देखो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब लाइट एक मीडियम के अंदर एंटर करती है तो क्यों उसमें बेंडिंग क्यों होता है, ये सब चीजें क्यों चेंजेस आती हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे लेट अस से यहाँ पर एक लाइट आकर गिरती है, ठीक है, दिस इज द लाइट दैट एंटर्स इट। इसके बाद इसकी थोड़ी सी बेंडिंग हो गई, और बेंडिंग होने के बाद ये फिर से सेम ही एंगल पर चलेगी। सो द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज, ये हम बाद में करेंगे कि स्लैब करेंगे पूरी की पूरी कि ये ऐसे क्यों होता है ये वो। अब देखो यहां से जब ये जो रे आ रही है ना,
और ये जो रे निकल रही है, दे आर टिपिकली पैरेलल टू ईच अदर। अब मान लो कोई एक रे थी सन की जो बिल्कुल क्लियरली ऐसे चली गई और उसकी कोई भी उसने मीडियम के अंदर एंटर ही नहीं किया। अब इसने मीडियम के अंदर एंटर ही नहीं किया तो इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं हुई। So this is ray number 1 and this is ray number 2. So ray number 1 is the light which has entered into the medium and ray number 2 is the light which has not entered the medium. अब मैं यहाँ पर दो पॉइंट्स उनको रेफर करता हूँ। लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज ए एंड लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज बी। तो यहाँ पर होता क्या है देखते हैं। The light enters the medium. Its frequency remains same, but the wavelength reduces। तो अब उसमें चला गया तो वेलोसिटी भी रिड्यूस हो गई, वेवलेंथ भी रिड्यूस हो गई, ठीक है। बट इट इज सीन that when it emerges from point A, it is completely in phase with the ray which has not entered the medium। क्या अर्थ हो गया? कहने का अर्थ है कि अगर मैं पॉइंट ए को पॉइंट बी के साथ में कंपेयर करूंगा तो आई विल फाइंड दैट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दे आर इन कंप्लीट फेज, ठीक है। सो लाइट एट पॉइंट ए is in phase with light at B। ये दोनों के दोनों बिल्कुल इन फेज है। मतलब एक्चुअली में अगर आप इस लाइट रे को और इस लाइट रे को कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस टू। इनमें कोई चेंजेस नहीं हुई। भाई वेवलेंथ चेंज हुई होगी, वेलोसिटी चेंज हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा, लेकिन जब ये वापस एयर में आ गया तो बिल्कुल टिपिकली सेम है। और इनमें कोई फेज डिफरेंस भी नहीं है, कोई आगे पीछे भी नहीं हुआ। कोई 2 पाई 3 पाई आगे पीछे होना चाहिए था, कोई आगे पीछे भी नहीं हुआ। तो जितनी वेवलेंथ इसकी यहाँ पर क्रॉस हुई है उतनी ही वेवलेंथ इसकी यहाँ पर भी क्रॉस हुई है। तो इनकी वेवलेंथ में चेंजेस हुई हैं, लेकिन नंबर ऑफ वेवलेंथ जो यहाँ पर पास हुई उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम मे बी डिफरेंट, ठीक है, बट अदरवाइज दिस थिंग्स आर टिपिकली सेम। जैसा कि मैंने आपको पहले ऑप्टिकल लेंथ करवाया था, बिल्कुल सेम टू सेम चीज है यहाँ पर कि ये भी ऑप्टिकल लेंथ क्या चीज है, ठीक है। तो ऑप्टिकल लेंथ वाला कंसेप्ट आपने यहाँ पर याद करना है जो हमने पहले वाले लेक्चर में किया था। तो यहाँ से ए पॉइंट से जो मेरे पास लाइट ओरिजिनेट होगी और जो बी पॉइंट से लाइट ओरिजिनेट होगी, ये दोनों की दोनों लाइट्स बिल्कुल सेम फेज में होंगी। तो हुआ क्या? वेवलेंथ रिड्यूस हो गई और वेलोसिटी रिड्यूस हो गई। वेलोसिटी रिड्यूस हो गई लेकिन द टाइम ट्रेवल्ड बाय दीज टू डज नॉट चेंज। तो टाइम ट्रेवल इनका सेम है। यहां पर भी टी टाइम के लिए ट्रेवल किया और इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने में भी इसने टी टाइम ही लिया है। द टाइम इज सेम, वेलोसिटी इज लेस। तो जहां पर वेलोसिटी कम है वहां पर डिस्टेंस कम है। तो बेसिकली हुआ क्या? जो मेरे पास ये वाली रे रह जाएगी, इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ है मेरे पास लैम्डा। ये वेव दैट वेवलेंथ विल बी कंपैरेटिवली लेसर। तो वेवलेंथ पतली हो गई और ये बन गया मेरे पास लैम्डा। तो लेकिन नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है दे आर सेम इन बोथ ऑफ द रीजन्स। तो ऑप्टिकल रीजन ले लो या दूसरा ले लो, दोनों में आपके जो नंबर ऑफ वेव्स हैं दे आर सेम। number of wavelengths used are same।
वेलोसिटी डिफरेंट है, कम होगी वेलोसिटी तो डिस्टेंस कम हो गया। दैट इज वाई इसको बेंड होना पड़ेगा। बेंड क्यों होना पड़ा? जब वेलोसिटी कम हो गई तो उसने बोला कि भाई मुझे तो इन फेज में ही रहना है, जब मैं यहां से निकलूं और यहां से निकलूं मेरा फेज सेम होना चाहिए। तो फेज सेम होना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड कम होगी, तो उसने डिस्टेंस कम कर दी। ठीक है, सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड बेंडिंग। और ये वाला सेम टू सेम टॉपिक जो है वो हम लेक्चर नंबर 1 में जब मैंने लाइट के बारे में पढ़ाया था, तो उस वक्त हमने ऑप्टिकल लेंथ के बारे में बात की थी। ठीक है, एल इज इक्वल टू म्यू डी करके, तो उस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ऑप्टिकल डिस्टेंस एल इज इक्वल टू म्यू डी, तो उस चीज को आपने यहाँ पर इन्वोक करना है कि वहां पे यहाँ पे क्यों हुआ, तो आपको क्लियर हो जाएगी कि भाई ये बेंडिंग क्यों हुई। ठीक है, चलो जी, तो यहां तक हमारा हो गया। और इसके बाद देयर इज वन लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नो, व्हाट इज दिस? अब देखो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमारे पास एक मीडियम का हो गया, लेकिन अगर उस मीडियम के बाहर कोई और मीडियम हो, लेट अस से देयर इज अनदर मीडियम हियर, मान लो ये पानी है और पानी के अंदर हमने ग्लास को रखा हुआ, तो देयर आर टू मीडियम्स नाउ। तो इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, और जो रेड वाला है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है। तो जब यहां से लाइट ट्रेवल करती है तो क्या होता है? सिंपल बात है, लाइट विल बेंड ट्वाइस। ठीक है, दो बार लाइट की बेंडिंग होगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1 एंड इट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अगर ऊपर स्पेस है, तो मैं अब सिर्फ नीचे वाले रीजन की बात कर रहा हूं, यहां पर जो मेरे पास आ रहा है। तो इस रीजन में जब हम म्यू लेते हैं तो म्यू कैसे लेते हैं, बस इसको आपने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में जाएंगे ही। आपने यहां पर ये याद रखना है कि म्यू 2 1, इसका मतलब होता है म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1 रेशो। लिखने का तरीका है, अगर किसी ने लिखा हो म्यू 2 1, तो उसका मतलब होता है म्यू 2 माइनस म्यू 1। जैसा कि आप जानती हो, हमने वेलोसिटी वेक्टर्स और ये सब में बहुत बार करके देख चुके, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर ही करते हैं हम। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, अगर ये चीज लिखेंगे तो ऐसा, अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो उसका मतलब है कि मैंने यहाँ पर रेशो ली है। तो ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी गिवन बाय म्यू 2 बाय म्यू 1, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको म्यू आर नहीं लिखना आपने, म्यू 1 म्यू 2 करके लिखना है, तो दैट इज रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बड़ी बार आगे यूज होगा। ठीक है बेटा, यहां तक अब आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट है। सो टुडेस टॉपिक वाज अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि हमारे पास बेंडिंग होती है तो क्यों होती है, कैसे होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो होता क्या है। इसको आपने बड़े ध्यान से पढ़ लेना बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर वॉयलेट है तो, अगर रेड है तो क्या होगा, ये है वो है तो क्या होगा, क्योंकि वहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये जो पॉइंट है काउचीज रिलेशन वाला, इसको आपने याद रखना है। काउचीज रिलेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये आपने दोबारा कभी भी नहीं पढ़ना, और ना ही बुक में है, और ना ही आपको कहीं मिलेगा, ढूंढोगे तो जरूर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें आपने पढ़ना नहीं है, आपने सिर्फ ये चीज देखनी है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये आया कहां से? काउचीज रिलेशन, दैट्स इट। काउचीज रिलेशन से ये मेरे पास आ गया, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। उसके कारण मुझे यहाँ पर ये वाली चीज पता चली। तो मुझे पता चल गया कि भाई अगर मैं एक ही ग्लास ले लूंगा तो उसमें अलग अलग चीजें बनेगी। दिस इज द रीजन वाई अ प्रिज्म, ठीक है, डिस्पर्सेस द लाइट। जब व्हाइट लाइट उसके अंदर एंटर करेगी तो डिस्पर्जन होगा। क्यों डिस्पर्जन होगा? क्योंकि जिस ग्लास का वो बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नॉट सेम फॉर ऑल द वेव्स। रेड के लिए लग गया, ब्लू के लिए लग गया, वॉयलेट के लिए लग गया, तो उसने ऐसे करके स्कैटर कर दिया इन सबको, तो मेरे पास यहाँ पर बन गया। ठीक है ना, ये चीज आपने याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं करना। पॉइंट नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 5 फॉलोज बाय इटसेल्फ। ओके, कि भाई ये चीज जाएगी। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट मैं आपको डेंसर मीडियम के बारे में लिखवा देता हूं। पॉइंट नंबर 8, डेंसर एंड रेयर।
तो भाई ये जो डेंसर एंड रेयरर है, ये किस बेसिस पर आप बोलते हो? क्या डेंसिटी के बेसिस पे बोलते हो कि भैया डेंस है? इट्स नॉट अ डेंसिटी बेटा, इस बात को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। द मीडियम इन विच द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज स्लोअर is regarded as denser। तो जहां पर लाइट की स्पीड कम हो गई उसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे। इसका डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। कल आप कोई एक जादुई मीडियम बना लो कि डेंसिटी कम है सर लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो डेंसर ये होता है। और रेयरर कौन सा होता है? रेयर वो होता है जहां पर स्पीड ऑफ द लाइट इज मोर, दैट विल बी रिगार्डेड एज रेयरर। बात क्लियर? तो अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं तो मेरे पास एयर में स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, दैट इज व्हाई एयर, या फिर हम कहेंगे स्पेस, इज रेयरेस्ट फॉर लाइट एंड लिक्विड्स, एंड वाटर का एग्जांपल लेते हैं, एंड वाटर इज डेंसर। यहां पर अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, फॉर साउंड वेव्स, for sound waves this is completely ulta. What happens for sound waves? The speed of sound is maximum in solids and minimum in air. So for sound wave air is denser. For sound wave air is denser and solid is rarer medium। तो इस बात को आपने याद रखना है बेटा कि साउंड के लिए ये गेम उल्टी हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जैसे कि लाइट में द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, साउंड में उल्टा हो जाता है, साउंड वेव विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट विल मूव इनटू दिस काइंड ऑफ अ मीडियम। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई। तो साउंड के लिए ग्लास विल बी रेयरर, वाटर विल बी डेंसर एंड एयर विल बी इवन मोर डेंसर। तो साउंड के लिए बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हमारे सिर्फ ये काइंड ऑफ जनरल नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से बात है कि हमें इससे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि डेंसर मीडियम का मतलब क्या है। क्या डेंसर मीडियम का मतलब है डेंसिटी? नो, एब्सोल्युटली नो, इट्स नॉट डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कंप्लीटली डिफरेंट, नहीं तो फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए डेंसिटी नहीं यूज कर लेते। चलो जी, सो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग टुडेस लेक्चर। बेटा किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर।